आज हम लोग बात करेंगे कश्मीर समस्या और समाधान। मैं राघव शरण शर्मा बनारस का रहने वाला हूँ और कश्मीर पर मेरी किताब छपी है अनामिका से, और दूसरी कश्मीर पर जो लड़ाई इंडो चाइना वार है ऑन ट्रांस हिमालयन रेंजेज, उस पर किताब छपी है मनोहर पब्लिकेशन दिल्ली से और रूटलेज अमेरिका से। तो कश्मीर पर 2-3 किताब मेरी है, तो थोड़ा बहुत जानकारी कश्मीर के बारे में है। तो कश्मीर की समस्या क्या है और समाधान क्या है। पहला है कि कश्मीर एक ऐसा प्रांत है कि उसका हर एरिया, हर क्षेत्र एक दूसरे से भिन्न है, और जैसा वाल्मीकि बोले हैं, असंभव का समन्वय यही कश्मीर है। उदाहरण के लिए रजौरी, पूंछ, नौशेरा, कोटली, मीरपुर इलाके को हम लें तो यह बिल्कुल घाटी से अलग है। यह उर्दू भाषी पंजाबी लोगों का इलाका है। और जम्मू उधमपुर को लें तो यह डोगरी भाषी, डोगरा जाति के लोग इसमें ज़्यादा रहते हैं। और अगर भद्रवाह किश्तवाड़ को लें तो भद्रवाह किश्तवाड़ लाहौल और हिमाचल से मिलता हुआ एरिया है। चंबा से, भद्रवाह चंबा से मिलता है, और किश्तवाड़ संस्कृति वही है, एक झूलता हुआ वैली है किश्तवाड़। और फिर अगर गिलगिट को लें तो इंटायरली डिफरेंट है, और गिलगिट में हुजा और एक दूसरे से अलग है। गिलगिट के लोग अगर बैक्ट्रियन हैं तो हुजा के लोग एक अलग नस्ल हैं। 125 बरस उनकी उम्र है, 7 फीट लंबे होते हैं। महिलाएं 70-80 बरस तक बच्चा जन्मती है, बिल्कुल अलग है। तो बाल्टिस्तान अलग है, गिलगिट अलग है। और अगर लद्दाख में हम जाते हैं तो लद्दाख के भी 5 भाग हैं। जंस्कर रेंज का लद्दाख अलग है, रूपसू का अलग है, लेह का अलग है, कारगिल का अलग है, सब एक दूसरे से अलग है। अब लद्दाख के पूरब अक्साई चीन को देखते हैं तो भी एक दूसरे से अलग हैं। वो चांगचेनमो घाटी अलग है, गलवान घाटी अलग है, चिपचप घाटी अलग है, सोडा एस्प्लेन अलग है, लिंगजिंगथान का पठार अलग है, और पूर्वी अक्साई चीन अलग है, काराकास अलग है। तो इतना डिफरेंट तरह के भौगोलिक संरचना लिए हुए भारत का कोई दूसरा प्रांत नहीं है। लेकिन फिर भी डोगरा राजा के अंदर एक छत्र के अंदर रहा और एक प्रांत बना। तो जैसा वाल्मीकि रामायण में कहते हैं वाल्मीकि कि राम असंभव के समन्वय हैं, कश्मीर उसी तरह से भौगोलिक दृष्टि से असंभव का समन्वय है। एक तो यह बात है समझने के लिए। दूसरी बात यह है कि कश्मीर बहुत दुर्गम था, बहुत दुर्गम कश्मीर के कुछ पार्ट, और हम लोग बैक्ट्रिया काबुल पेशावर होकर पहुंच जाते थे घूम के। सीधे जाना चाहते गिलगिट पंजाब के रास्ता से तो मुश्किल था। कारण यह है कि नंगा पर्वत 27,000 फीट ऊंचा है गिलगिट के दक्षिण पूर्व में। गिलगिट के पूर्व में राकापोशी 27,000 फीट ऊंचा है। गिलगिट के उत्तर पूर्व में काराकोरम 28,000 फीट ऊंचा है। गिलगिट के पश्चिम में हिंदू कुश 25,000 फीट ऊंचा है। यही 25,000, 27,000, 28,000 पहाड़ से घिरा हुआ जो एरिया है, वैली है 4,000 फीट, लेकिन अत्यंत दुर्गम था, कोई सीधे पहुंच नहीं सकता था। तो वो बैक्टीरिया से आते थे, उधर से जो मिंटाका दर्रा था, खुंजरेब दर्रा, उससे होकर के गिलगिट में लोग आते थे। और बृहत्तर भारत जब था अशोक के राज में, तो उससे संबंध हम लोग का बना हुआ था। इतिहास के नज़र से भी गिलगिट का राजा इतना ताकतवर ललितादित्य हुआ कि बंगाल और मैसूर तक जीता, और लद्दाख ही जीता, वहीं मारा गया ललितादित्य। और इसके बाद उसे जियोलॉजी के लिहाज से देखेंगे या नदी के लिहाज से देखेंगे तो सिंधु ऐसी बड़ी नदी, चेनाब ऐसी बड़ी नदी, झेलम ऐसी बड़ी नदी, वो पश्चिम में हिंदू कुश है, पूरब में काराकोरम के पार से भी पानी आता है। सिंधु की सहायक नदी जो है सेओक,
और सेव के सहायक नदी अक्साई चीन पठार से पानी लेके आता है। तो उसका भूगोल इतिहास जब हम लोग देखेंगे तो भारत से कटा हुआ था और जुड़ा हुआ। आश्चर्य यह है, शैव धर्म का वही प्रधान केंद्र था, बौद्ध धर्म का वही प्रधान केंद्र था। उसी के बगल में शारदा पीठ में बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी थी, तक्षशिला भी पास में थी। अब इंडिया से वो कटा हुआ भी है, दुर्गम भौगोलिक और ऐतिहासिक तौर पर, और सांस्कृतिक तौर पर वो जुड़ा हुआ भी है। वो जनरेटर है, डायनेमो है रेस्ट इंडिया का, शैव मत का, कापालिक मत का, बौद्ध मत का वो प्रधान केंद्र है। वहीं सब चीज़ आपको अभिनव गुप्त और राजतरंगिणी सब वहीं आपको मिलेंगे। तो ऐसा विचित्र प्रदेश है। समस्या उसकी क्या हो गई कि जब भारत को आज़ादी मिली तो यह सवाल प्रमुख हो गया कि कौन राज्य किधर जाएगा। तो अब हो गया कि राजा को अधिकार होगा या जनता को अधिकार होगा। जिन्ना और पटेल तय किए कि राजा को अधिकार होगा, राजा जहाँ विलय कर देगा वह उसके अंदर मिल जाएगा। तो नेहरू का हुआ कि नहीं, जनता को अधिकार रहेगा, जनता की इच्छा के मेल में अगर राजा का है तो वैलिड होगा, और नहीं तो राजा का दस्तखत इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर जब साइन होगा तो इनवैलिड हो जाएगा। अब ये दो तरह की विचारधाराएं आई और ये इंटीग्रेशन का सवाल आया कि सारे देसी रियासतों को पाकिस्तान या इंडिया में रहना है। नेहरू शर्त रख दिया कि दो ही भाग में बटेगा, कोई स्टेट स्वतंत्र नहीं हो सकता है। तो अब राजा की व्यवस्था हो गई, चाहे पाकिस्तान मिले या इंडिया मिले। तो जो हिंदू राजा थे हिंदू तरफ गए, मुस्लिम राजा मुस्लिम तरफ जाने लगे। दिक्कत यह हो गया कि 30-32 मुस्लिम राजा नवाब, उनकी प्रजा हिंदू थी। मानवदार, मंगरोल, जूनागढ़, हैदराबाद, भोपाल, टोंक, महमूदाबाद, रामपुर, इस तरह की रियासतें नवाब। तो नवाब तो पाकिस्तान जाना चाहते थे मगर जनता हिंदू थी, नहीं जा पाई। और इसी ढंग से कश्मीर का सवाल फंस गया। राजा भारत में मिलना चाहता था, चूँकि पाकिस्तान साइड में मारकाट दंगा चल रहा था, और जनता वहाँ की जो थी वह दो भाग में बट गई। जो उर्दू भाषी जनता थी, आज़ाद कश्मीर और जो गिलगिट हम लोग कहते हैं, ये पाकिस्तान के पक्ष में चली गई, और लद्दाख के बौद्ध हिंदुस्तान के पक्ष में आ गए, जम्मू के डोगरा हिंदुस्तान के पक्ष में आ गए, घाटी के मुसलमान इंडिया के पक्ष में इसलिए आ गए कि जिन्ना ने इनकार कर दिया कि हम जमींदारी उन्मूलन करेंगे, और नेहरू आश्वस्त कर दिए कि हम पहला काम यही करेंगे, जमींदारी उन्मूलन करेंगे, और पंडित और डोगरा से ज़मीन लेके तुम लोग गरीब मुसलमानों को देंगे। तो इस आर्थिक आधार पर शेख अब्दुल्ला और उनके सपोर्टर और कश्मीर घाटी के लोग इंडिया के पक्ष में आ गए। तो विलय भारत में इसी आधार पर हो गया। जनता की इच्छा, जो नेहरू का लाइन था, पटेल के लाइन पर तो कश्मीर जाता पाकिस्तान में और हैदराबाद, जूनागढ़ इंडिया में आते। लेकिन नेहरू के लाइन पर हमको हैदराबाद भी मिल गया, जूनागढ़ भी मिल गया और कश्मीर भी मिल गया। अब जो लोग ठीक से ही बात को नहीं समझते हैं वे नेहरू को दोष देने लगते हैं। नेहरू से गलतियां भी हुई। यह गलती हुई कि एक उन्होंने गछ लिया योनो में कि जनमत संग्रह कराएंगे। दूसरी गलती उनसे यह हो गई कि जनमत संग्रह में पब्लिक जो चाहेगी उसके अनुसार ये फैसला होगा, और अमेरिका नाराज कहीं ना हो जाए, गिलगिट तरफ फौज नेहरू नहीं भेजे जानबूझ करके। चाहते तो ले लेते, उसमें पाकिस्तान की हैसियत इतनी बड़ी नहीं थी। तो नेहरू से 2-3 गलतियां हुई। ये गलतियां हुई, लेकिन हम उस समय के परिस्थिति को अगर देखेंगे तो नेहरू कुछ सोच ही करके गिलगिट तरफ सेना नहीं भेजे होंगे। एक कि जितने मुस्लिम कंट्री थे, अभी जैसे इजराइल के खिलाफ सब एक हैं, उस समय सिएटो-सेंटो संधि हुआ और सारे मुस्लिम पाकिस्तान के सपोर्ट में थे, बगदाद पैक्ट वाले भी और दक्षिण पूर्वी एशिया वाले भी। दूसरा, अमेरिका को गिलगिट अड्डा बनाना था, वो किसी सूरत में गिलगिट भारत में नहीं आने देता तो फिर पूरा कश्मीर छीना जाता।
तो नेहरू बीच का रास्ता अपनाए। लद्दाख जो बौद्ध थे उसको लिए, जम्मू जो डोगरा हिंदू थे उधमपुर ये लिए, घाटी के मुसलमान भारत के पक्ष में थे वो लिए, और जो उर्दू भाषी इलाका था वहाँ पर इतना ही फौज रखे जितना पाकिस्तान रखा। पाकिस्तान भी 2 डिवीज़न फौज रखा और इंडिया भी 2 डिवीज़न रखा, मेजर जनरल कुलवंत सिंह और मेजर जनरल थिमैया। जैसे हमारा जनरल कॉम्पिटेंट था और टफ था, इसी ढंग से पाकिस्तान का जनरल भी टफ था, मेजर जनरल अकबर खां। और दोनों तरफ के जनरल एक ही स्कूल से एक ही तरह के पढ़ाई पढ़े थे। दोनों के फ़ौज में पंजाबी ज़्यादा थे, तो ऐसा नहीं था कि एक ज़्यादा होशियार था एक ज़्यादा ताकतवर था। पाकिस्तान के पक्ष में भूगोल था, पाकिस्तान के पक्ष में वहाँ की जनता थी, उधर की जनता जो उर्दू भाषी है, और वो लोग फौज से रिटायर होकर के 60,000 घर बैठे थे, तो बहुत बड़ा खतरा था। और भारत के पास उतनी बड़ी फौज नहीं थी। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद अंग्रेज लोग फौज को रिट्रेंच कर दिए थे, तो नेहरू की कुछ व्यवस्थाएं भी थी, कुछ मजबूरियां भी थी। तो हम लोग जो नेहरू के पक्ष या विपक्ष में खड़े हो जाते हैं, वहाँ के पूरे भौगोलिक स्थिति को ध्यान में नहीं रखते हैं। नेहरू टैंक चढ़ा दिया लद्दाख में, अब बाल्टिस्तान लेना आसान हो गया, लेकिन दुर्भाग्य यह कि नवंबर में टैंक गया द्रास और कारगिल, और वहाँ जकड़ गया बर्फ़ में। अब बर्फ़ हटता तो अप्रैल से फिर आगे का अभियान शुरू होता। इस बीच में नेहरू को पूंछ हिंसा एक बड़ा शहर हाथ लग गया, तो नेहरू सोचे कि अब ये लड़ाई ऐसे ही अंग्रेज पूरा लड़ने नहीं देगा, पूरा लड़ने में मुस्लिम वर्ल्ड पाकिस्तान के पक्ष में आ जाएगा, तो हम इतना 60% एरिया कश्मीर का हथियार लिए तो यह पर्याप्त है। तो सब सोच करके नेहरू सीज फायर पर एग्री कर गए। हिंदुस्तान के सेनापति को दुख है कि टैंक चढ़ाना कठिन था जोजिला दर्रा से, और बैलगाड़ी पर लाद के पुर्जा खोल के किसी तरह से चढ़ा लिए, और अब जब जीत के टाइम आया तो नेहरू हम लोग को हाल्ट करा दिया। पाकिस्तानी जनरल को यह गम रह गया कि हिंदुस्तान कोटली तरफ चढ़ाई किया और ले लिया पूंछ धोखा देके, अब हम पूंछ वापस ले लेंगे, 15 दिन और लड़ाई चले। तो दोनों तरफ के सेनापति अपने अपने प्राइम मिनिस्टर से नाराज़ रहे, और पाकिस्तान की सेना तो लियाकत अली को गोली भी मरवा दी। तो लोग चीज़ों को ठीक से नहीं समझते। गिलगिट में जो मेजर ब्राउन था 15 अगस्त 47 को ही वो गिलगिट में पाकिस्तान का झंडा फहरा के पाकिस्तान को हैंड ओवर कर दिया। और अस्करदू जाने के नेहरू हवाई जहाज़ से स्थल से बहुत कोशिश की है। पाकिस्तान पहाड़ी के ऊपर था, हम सिंधु नदी के किनारे थे, हमारा हर प्रयास फेल हो गया। हवाई जहाज़ भी दुर्गम, उस समय ऐसे जहाज़ नहीं थे कि दुर्गम चोटी को लांघ पाते, तो अस्करदू हमारे हाथ से निकल गया, बाल्टिस्तान निकल गया। तो दोनों देश के जनता, दोनों देश के सेना को नाराज़गी है सीज फायर क्यों हुआ पाकिस्तान। लेकिन हकीकत यही है कि जैसे देश का बंटवारा हुआ, कश्मीर को भी इसी लाइन में बांट करके दोनों को आगे तरक्की के रास्ता पर चलना चाहिए। पाकिस्तान को जो चाहिए था उसको मिल गया, इंडिया को भी जो चाहिए था मिल गया। अब यह झगड़ा दोनों बेकार है। जैसे भारत को बांट लिए, कलकत्ता इंडिया को मिला, लाहौर पाकिस्तान को, उसी ढंग से कश्मीर का बंटवारा कर लेना चाहिए।